ये कहानी है विराज की, जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। पिता के जाने के बाद पिता का बिजनेस विराज ने ही संभाला हुआ था, क्योंकि विराज की उम्र हो गई थी। इसलिए विराज की माँ सुनीता विराज से कहती है, विराज बेटा, समय के साथ साथ ना तेरी उम्र हो रही है और तेरे साथ साथ मेरी भी उम्र हो रही है। और इस दुनिया में मुझे कब तक रहना है कब तक नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या बेटा, सही तो कह रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं इस दुनिया में कब तक हूँ कब तक नहीं, लेकिन बेटा मुझे तेरा ख्याल आता है। माँ, ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए। बेटा तुझसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मुझे किसी ने कुछ कहा है। बस मेरी उम्र हो रही है ना, इसलिए बेटा तेरा ख्याल आ जाता है मेरे को। इसलिए तो कह रही हूँ बेटा, जल्दी से ना तेरे हाथ पीले करवा दूं बस। क्या कहा आपने? हाथ पीले करने हैं? इसका मतलब तो शादी होता है ना? आप मेरी शादी करवाना चाहती हो? हाँ बेटा, अगर इस घर में बहू आ जाएगी ना तो तेरा भी ख्याल रखेगी और मेरे भी काम में ना हाथ बटा दिया करेगी। बेटा मैं तो बस यही बोलूंगी कि एक ना ऐसी लड़की आ जाए इस घर में जो सारे कामकाज को अच्छे से संभाल ले और तुझे भी संभाल ले, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ ना। सुनीता की बात का जवाब विराज नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। कुछ घंटे बाद सुनीता एक बार फिर से अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसे शादी के बारे में कहती है। देख बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता सकता है, मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। अरे माँ, अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, शादी करके सीधा घर ले आता। अगर तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है तो फिर तू शादी के लिए क्यों नहीं मान रहा? सुनीता की जिद देखकर विराज शादी के लिए मान जाता है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आपको जिससे जब जहाँ जैसे मेरी शादी करवानी हो करवा दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। विराज की हाँ मिलते ही सुनीता अब जोरों शोरों से विराज के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करती है। लेकिन विराज की अब उम्र हो रही थी, इसलिए कहीं न कहीं उसे लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा था। और ऐसे एक दिन सुनीता की बहन कविता गांव से अपने बहन के घर आती है। आओ आओ कविता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। हाँ जीजी, वो क्या है ना, आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। यह बताओ आप कैसी हो और हमारा विराज कैसा है, ठीक है ना? हाँ हाँ कविता, यहाँ पे सब ठीक है। तू बता, तू ठीक है और तेरे बाल बच्चे ठीक हैं? हाँ जीजी, सब ठीक है। वैसे जीजी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ कविता पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैंने सुना है कि आप विराज के लिए कोई लड़की देख रही हो, लेकिन आपको अभी तक कोई लड़की मिली नहीं है। हाँ हाँ कविता, ढूंढ तो रही हूँ, तूने सही सुना है। लेकिन मेरे विराज के लायक की कोई लड़की मिलती ही नहीं है। कोई छोटी मिल जाती है तो कोई ज्यादा ही मोटी मिलती है, कोई लंबी मिल जाती है। अरे मेल ही नहीं खाती कोई लड़की। और अगर मैंने जल्दबाजी में किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा दी तो कल को समाज क्या कहेगा कि एक माँ ने अपनी सुविधा के लिए अपने बेटे की शादी किसी से भी करवा दी। जीजी अगर आप गांव की लड़की लाना चाहो तो एक लड़की है मेरी नजर में। लड़की बहुत संस्कारी है, बस फर्क इतना है कि वो थोड़ी गरीब है, लेकिन हाँ आप लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी वो। देख कविता, मुझे नहीं जानना कि उसका परिवार कैसा है कैसा नहीं, मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है। और वैसे भी विराज तो तेरा भी बेटा लगता है ना, तू भी तो उसे अपना बेटा मानती है ना, तो तू उसके लिए कोई गलत लड़की थोड़ी ना ढूंढेगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो घर को संभाल के रखे और मेरे बेटे को बहुत प्यार दे। और अगर कोई ऐसी लड़की तेरी नजर में है तो जल्दी बता दे, मैं तो तुरंत शादी करवा दूं। आप जैसी बहू ढूंढ रही है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है। आप फिक्र मत कीजिए, आप तो सीधे शादी की बात कर लीजिए। लड़की वालों की तरफ से तो हाँ ही होगी, मेरी जान पहचान ही इतनी है उनसे। इस तरह दोनों बहनें आपस में बात करती हैं और कुछ घंटे बाद कविता अपनी बहन सुनीता के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। और कमरे में जाने के बाद वो लड़की वालों से बातें करती है। बहन जी इधर से तो शादी के लिए हाँ हो गई है, अब आप सीधा शादी की तैयारी कीजिए। हमारे इधर से सीधा बाराती आएगी आपके घर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता बहन, आपने मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े परिवार में करवा दिया, आपका बड़ा एहसान है। अब इसमें एहसान वाली क्या बात है बहन जी,
अरे रिश्ता लगवाना तो पुण्य का काम होता है। अगर 2 बच्चों का घर बस रहा है तो भगवान मुझे ही तो पुण्य देंगे। इस तरह कविता बात करके फोन रख देती है और बहुत जल्द विराज की शादी पूजा नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद पूजा ने अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था, लेकिन कहते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, और ऐसा ही कुछ पूजा के साथ था। पूजा का जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। पूजा सारा दिन बस पूजा पाठ में ही लगी रहती, और ऐसी एक शाम पूजा घर में खीर बनाती है। तभी वहाँ पर विराज खीर की खुशबू सूंघकर किचन में आता है। अरे वाह, आज खीर बनी है घर में। ये किस खुशी में बनी है? मतलब कुछ है क्या आज? विराज जी, अगर आज घर में खीर बनी है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई खुशी हो, बल्कि आज मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने ये खीर बनाई है। अरे अगर ऐसी बात है तो खीर दे दो मुझे, मैं खा कर देखूं जरा ये कैसी बनी है। वैसे भी बहुत समय हो गया खीर खाए और मेरा मन ना बहुत कर रहा है खाने का। जल्दी दो। वो तो मैं परोस दूंगी, लेकिन उससे पहले हम खीर का भोग माता रानी को लगाएंगे, तभी हम लोग खाएंगे। क्या भगवान को भोग लगाना है? ओह माय गॉड, अब पता नहीं तुम्हारी भक्ति कब तक चलेगी। अब भगवान को तुम भोग लगाने जाओगी तो कब तक पूजा पाठ में लगी रहोगी, और फिर कब ये मुझे मिलेगा? तब तक तो ये ठंडी भी हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा। वैसे मेरे दादाजी कहते थे ज्यादा पूजा पाठ ना चोरों के लक्षण होते हैं, और अभी तुम्हें देखकर ऐसे ही लगता है मुझे। अब तो तुम्हारी इस भक्ति से ना माता रानी ही बचाए मुझे। इतना बोलकर विराज वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, और कुछ देर बाद पूजा उस खीर में से एक कटोरा खीर निकालकर मंदिर में रखने के बाद पूजा करती है, और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी सास और पति को आवाज लगाकर डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। माँ जी, विराज जी, अगर आप दोनों को खीर खानी है ना तो जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाइए। पूजा की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे डाइनिंग टेबल पर आते हैं, और इस तरह सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तब से एक बार भी कहीं बाहर नहीं गई, तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले। लेकिन बहू, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? विराज के पास तो समय ही नहीं रहता कि वो कहीं बाहर लेके जाए। अगर विराज जी के पास समय नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो कोई छोटे से मंदिर जा ही सकते हैं ना। बहू की बात सुनकर सुनीता उसकी बात से सहमत होती है, और इस तरह दोनों बहू निकल जाती है मंदिर के लिए। मंदिर में शाम की पूजा होने के बाद सुनीता और पूजा वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तभी एक पंडित पूजा की ओर देखकर उसे अपने पास बुलाता है। बच्चा, तुम्हारे आने वाला समय काफी मंगलमय होगा। हमारे हाथ में देवी ही देवी है। अच्छा पंडित जी, अगर ऐसी बात है ना तो ये बताइए, मेरा और मेरे पति का भाग्य कब चमकेगा? इस तरह मैं देख पा रहा हूँ, इससे साफ जाहिर होता है तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आने वाले कुछ ही महीनों में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक उठेगा। मेरी बात ध्यान रखना तुम। पंडित की बात सुनकर कहीं न कहीं सुनीता भी अब अपने बेटे के बारे में उस पंडित से पूछने लगती है। पंडित जी, अगर आप लोगों की कुंडली देख के बताते हैं तो आप मेरे बेटे के भी बताइए ना, कुंडली में क्या लिखा है? आखिर क्यों उसके बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही? जरा अपने बेटे की फोटो दिखाओ, हम फोटो से ही उसका भविष्य जान लेंगे। पंडित की बात सुनकर सुनीता अपने फोन से विराज का फोटो दिखाती है, जिसे देखकर पंडित अजीबोगरीब मुंह बनाता हुआ उससे कहता है, बुरा मत मानना बच्चा, लेकिन तुम्हारे बेटे की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष? लेकिन कैसा दोष? क्या मेरे बेटे की कुंडली में दोष है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जल दोष। तुम्हारे बेटे की कुंडली में जल दोष है। यदि तुम्हारा बेटा पानी के करीब भी आया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हो सके तो अपने बेटे को पानी से दूर रखना। पंडित की बात सुनकर सुनीता और पूजा अपने हाथ जोड़े उल्टे पैर घर आते हैं और पंडित की बात पर चर्चा करते हैं। माँ जी, अगर विराज जी के ऊपर जल दोष है तो हमें उन्हें पानी से दूर रखना होगा। लेकिन बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को हम पानी से दूर कैसे रख सकते हैं? अरे खाना पीना, नहाना धोना, सब में तो पानी का ही यूज होता है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन अगर हम 1 महीने विराज जी को ऑफिस बिना नहाए भेजे तो कैसा रहेगा? लेकिन बहू, विराज तो बिना नहाए ऑफिस जाता ही नहीं है। अगर हमने उसको नहाने के लिए मना किया ना तो वो चिढ़ जाएगा।
पर माँ जी, अगर हमने उन्हें नहाने से नहीं रोका ना, तो आप जानती हो ना कि क्या होगा। माँ जी, मैं तो भरी जवानी में विधवा हो जाऊंगी। मैं नहीं होना चाहती विधवा माँ जी। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो क्या कह रही है? मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर माँ जी आप ऐसा चाहती है ना, तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। विराज जी को ना नहाने के लिए मनाना होगा। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर विराज आता है और उन दोनों को इतना सीरियस देखकर उनसे बात करने लगता है। माँ, पूजा, क्या हुआ आप लोगों को? मतलब इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? और मुझे घूरे जा रहे हो बार बार, क्या हुआ? माँ जी, अब आप ही विराज जी को कहिए, क्योंकि वो तो मेरी बात सुनने वाले नहीं है। लेकिन बहू, अगर विराज मेरी बात भी नहीं सुना तो? अरे पर हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही, तभी तो मैं कुछ करूँगा। मतलब मैं बात मानूंगा, नहीं मानूंगा, सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, ये तो तब पता चलेगा ना जब मुझे कुछ पता होगा। अरे बताओ ना यार। वो विराज जी, हम सोच रहे थे ना कि क्यों ना आपको हम 1 महीने बिना नहाए ऑफिस भेजे। मेरा मतलब है कि आप 1 महीने नहाकर ऑफिस मत जाइए, क्योंकि आपको जल दोष है। अगर इस 1 महीने में आपने एक भी दिन नहाया ना, तो आपकी मौत हो सकती है। क्या 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 क्या? ये कोई पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ, कैसी बात कर रही हो तुम? और ये बकवास तुमसे किसने कह दी? अबे यार, जल दोष, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ होता भी नहीं है यार। और माँ, आपको क्या हुआ? आप तो इन बातों पे यकीन नहीं करती थी, अब आप भी करने लग गई। अरे भगवान, एक कम थी क्या जो दूसरी भी हो गई? बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसमें तेरी ही भलाई है। और जो बहू कह रही है ना, वो तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो बहू ने कहा है ना, वो सब तुझे मानना होगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। मैं रोज ऑफिस नहा कर जाता हूँ, तो अभी नहा कर ही जाऊंगा। मैं किसी की कोई बात नहीं मानने वाला। विराज, तुझे तेरी माँ की कसम, अगर तूने बहू की बात नहीं सुनी ना, तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ की बात सुनकर विराज अब उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब भी विराज ऑफिस जाए तो बिना नहाए जाता। और ऐसे ही विराज अपनी बॉडी पर परफ्यूम छिड़क के सुबह को ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी पूजा उसे रोकते हुए कहती है, देखिए जी, ज्यादा परफ्यूम लगाना ना सही नहीं होता, इसलिए आप ज्यादा परफ्यूम यूज मत कीजिए। अरे पूजा, मुझे तुम्हारी दिक्कत समझ नहीं आती यार। पहले तुम मुझे नहाने के लिए मना करती थी, अब जब परफ्यूम लगा रहा हूँ तो उसके लिए भी मना कर रही हो। अरे कल को कह दो कि सांस मत लो, उसमें भी ऑक्सीजन वाला पानी होता है। मैं क्या करूँ मैं तुम्हारा? इस तरह गुस्से में विराज वहाँ से चला जाता है। पूजा अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी विराज का फोन पूजा के पास आता है। हेलो पूजा, सुनो, आज रात को ना मुझे देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। और हाँ, माँ के साथ ना खाना खाकर सो जाना। लेकिन विराज, आपको आज आने में देर क्यों होगी? वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में छोटी सी पार्टी है, तो मुझे उसमें जाना है, इसीलिए घर आने में लेट होगा मुझे, ठीक है? लेकिन आप पार्टी कैसे अटेंड कर सकते हो? आप तो ऑफिस नहाकर ही नहीं गए। पूजा आगे कुछ बोल पाती इतने में ही फोन कट जाता है। पूजा इस बात को मामूली समझकर अपनी सास के साथ चाय एंजॉय करती है। रात के 8 बजे जब विराज घर वापस आता है तो विराज को देखकर, आप जल्दी कैसे आ गए विराज जी? आप तो देर रात को आने वाले थे। अरे तुम दोनों सास बहू ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ा ही कहाँ है? हाँ, मैं पार्टी में जा रहा था। हाँ, कहा था पार्टी अटेंड करूंगा, वैसे कैसे करूंगा? हाँ, जो हालत तुम लोगों ने मेरी बना रखी है ना, उसके बाद पार्टी तो क्या, मैं किसी के श्राद्ध में भी नहीं जा सकता। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? और तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? किस बात के लिए? गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। आप लोगों के कारण मेरी जिंदगी झंड हो गई है। इसको फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं इसका पति यानी कि आपका बेटा विराज। अरे मैं देर से आऊंगा, पार्टी में जा रहा हूँ, और मेरा फोन स्पीकर पे था। इस पागल औरत ने सबके सामने ये कह दिया कि मैं ऑफिस नहाकर तो जाता ही नहीं हूँ। हाँ, तो सबको इतनी घिन आई मुझसे कि पार्टी कैंसिल कर दी। और यही नहीं हुआ, और पता क्या हुआ? सबने आकर मुझे अलग अलग तरीके की एडवाइस दी कि भाई नहा लिया कर, ऑफिस भी नहा कर आया कर, शुभ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, स्मेल आती है। जो कल मुझे कह रहा था कि भाई कौन सा परफ्यूम यूज करते हो, मुझे भी बताओ, मैं भी लूंगा, वो आज मुझे कह रहा था कि भाई तेरे अंदर से बहुत बदबू आती है, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जाती। लेकिन मैं कभी कह नहीं पा रहा था तुझसे। अरे तुम लोगों के चक्कर में ना मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। और वो जो लड़की मेरे बगल में बैठती थी ना ऑफिस में, उसने पता क्या कहा? उसने कहा
कि मैं सर के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा। अरे जब सांस नहीं लिया जा रहा तो इतना गला घोंट लेना। जिंदा कैसे है तू? एक तो उन लोगों ने जीना हराम कर दिया, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब आप लोगों के कारण हुआ है। अगली बार आप लोगों ने मेरी पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ मैं। सुनिए जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में ही सही, पर हमने आपके साथ वो किया जो शायद हमें कभी नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, हम लोगों को माफ कर दे। हम भी पागल है ना, जो पता नहीं किस ढोंगी बाबा के बातों में आ गए। बेटा मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर विराज वहाँ से चला जाता है। विराज का गुस्सा देख सुनीता और पूजा शांत खड़ी हो जाती है। उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि जो पंडित ने भविष्यवाणी की थी वो तो नकली ही थी, पर विराज का गुस्सा कैसे शांत करे, उनके सामने ये बड़ी चुनौती थी। इसलिए दोनों सास बहू मिलकर अपने कानों को पकड़कर विराज के सामने जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं। पूजा और सुनीता को इस तरह पछताते हुए देखकर विराज उन्हें माफ कर देता है, लेकिन वो उन्हें आखिरी मौका भी देता है। इसके बाद दोनों सास बहू फिर कभी विराज की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते।